नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों को अब पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पिछले 5 महीने से इसे रोकने का आरोप लगाया। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, पिछले 5 महीने से केंद्र सरकार की भाजपा सरकार ने दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन रोकी हुई थी। बुजुर्ग बहुत परेशान थे। लाख बुजुर्गों को ऐसी पेंशन मिलती है जिसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से आता है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। पिछले 5 महीने से इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जिन पेंशनों का हिस्सा केंद्र सरकार देती है, उन पेंशनों को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास इस बुजुर्ग पेंशन के अलावा, इस वृद्धावस्था पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। उनके पास अपनी देखरेख के लिए, उनके पास अपनी दवाइयों के लिए, उनके पास अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पास अक्सर ये बुजुर्ग आते थे, कभी हमारे घर में आते थे, कभी मेरे ऑफिस में आते थे। ये बुजुर्ग हमारे अलग अलग विधायकों के पास जाते थे। दिल्ली के ये 1 लाख बुजुर्ग पिछले 5 महीने से बहुत परेशान थे। इनको लग रहा था कि इनकी देखरेख करने वाला इनका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है और इसी वजह से उनकी पेंशन रुक गई है और इसी वजह से उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन दिलवाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली के इन 1 लाख बुजुर्गों को बताना चाहती हूं कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उनको दिन रात दिल्ली के बुजुर्गों की, जिनको वो अपना माता पिता मानते हैं, उनकी चिंता रही है। पिछले कुछ महीनों में मैं जब भी उनसे मिलने गई हूं तो उन्होंने एक चीज हर बार पूछी है कि बुजुर्गों की पेंशन आई कि नहीं आई। उन्होंने हर बार चिंता जताई है कि उनके माता पिता, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के 1 लाख बुजुर्ग परेशान हैं और उनकी पेंशन नहीं आ रही है। लेकिन आप बुजुर्गों के इस प्यार का, बुजुर्गों के इस आशीर्वाद का चमत्कार देखिए कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर इन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। मैं इन 1 लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूं कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी, वो 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1 लाख बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफर हो चुका है। तो आज से अगर बुजुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा। तो जो भी उनके खर्चे हैं, जो वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे, अब वो अपने बैंक से पैसे निकाल के वो खर्चा कर सकते हैं। जो बचे हुए 10,000 पेंशनर्स हैं, 90,000 की कल शाम तक क्रेडिट हो गई थी। जो बाकी 10,000 पेंशन्स बची हुई हैं, वो आज दिन में सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा दिल्ली के बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के लिए पोलैंड से कीव पहुंच गए। पीएम मोदी ट्रेन से करीब 10 घंटे का सफर तय कर यूक्रेन पहुंचे। 1951 में
सोवियत संघ से आजादी के बाद ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। पीएम मोदी के दौरे में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के साथ ही युद्ध संकट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के संपन्न होने के बाद गुरुवार को यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की अपनी परिणामजनक यात्रा पूरी की, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मील का पत्थर है। मुंह में राम और बगल में छुरी, कुछ यही हाल है सामने इजराइल की हरकत का विरोध कर पीछे से उसकी मदद करने वाले देशों का। गाजा में आम लोगों पर इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। 321 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस बीच अब ऐसे देशों को चिन्हित किया जा रहा है जो सामने तो गाजा और फिलिस्तीन के हिमायती बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को भारी ईंधन दे रहे हैं। जी हाँ, बीच इजराइल के मददगार देशों को अब युद्ध अपराध में घसीटने की तैयारी हो रही है। ये वो देश हैं जिन्होंने युद्ध के समय बड़े पैमाने पर इजरायली लड़ाकू विमानों और टैंकों को ईंधन की सप्लाई की है। पायलट जंतर मंतर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश स्तरीय लगभग सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार ने वोट लिया हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर, जबकि इसे बनाने में लगी है अडानी राष्ट्र। और नौजवान साथियों से मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आज इस मंच से गर्व के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यह कह सकता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जिस बात का अंदेशा जताते हैं, जो अनुमान जाहिर करते हैं, आगे जा करके वह बात सही साबित होती है। आप याद कीजिए, जब कोविड की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि देश और दुनिया पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और सरकार उस वक्त उनकी बात नहीं सुन रही थी। जब अदानी का नाम घोटाले में आया तब राहुल जी ने कहा कि ये भारत के इतिहास का अनुमानतः सबसे बड़ा घोटाला है, और देखिए कि एक एक करके उसकी परतें खुलनी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी पार्टी जिन मुद्दों को उठा रही है, आने वाले समय में पूरा देश उस बात को स्वीकार करता है, पूरा देश उस रास्ते पे चलने का काम करता है। और ये आज की बात नहीं है, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का लड़ने का इतिहास हो या आजाद भारत को बनाने का इतिहास हो, जो कांग्रेस पार्टी आज सोचती है आगे चल करके देश उसके ऊपर चलता है, इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। और दूसरी बात कि यह जो मोदानी महाघोटाला है, इसके बारे में एक बुनियादी बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। एक सीधा सा सवाल है, आम नागरिक होने के चलते बार बार जब किसी विपक्ष के नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि अगर आप चोरी नहीं किए हैं तो जांच से क्यों घबरा रहे हैं। आप सब लोगों ने यह बात सुनी होगी, आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? टीवी पे भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके कहते हैं, जब भी विपक्ष के किसी नेता के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हो, ईडी की कार्रवाई हो, तो जो है गाल बजा बजा करके बोलते हैं कि अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको जांच से क्या दिक्कत है। मैं कहता हूं कि अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको जांच से क्या दिक्कत है। एक सीधी सी बात है, अगर मोदानी महाघोटाला नहीं हुआ है तो भाजपा सरकार को संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, जेपीसी से जांच कराने में क्या दिक्कत है।
अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है, हम भी कहते हैं चलिए विदेश में बैठा हुआ कोई कंपनी ने कोई रिपोर्ट दिया है, आप उसको नहीं मानना चाहते हैं। अरे भारत की संसद तो भारत में है, भारत के सांसदों को तो भारत की जनता ने चुना है, भारत की संसद तो दिल्ली में है। तो उन सांसदों की एक ज्वाइंट कमेटी बना करके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस की कमेटी बना करके, ज्वाइंट कमेटी बना करके जांच कराने में क्या दिक्कत है? दिक्कत इसलिए है कि आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए। आप सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। आपका यह जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो जाएगा, देश को पता चलेगा कि भाजपा ने किस तरीके से, जैसे नेताजी ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी नहीं कहा था ना। भाजपा जी भी एक बात कहते हैं, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये पूरा का पूरा जो खेल है कि आप एक गुब्बारा बनाते हैं कि अदानी दुनिया का सबसे पूंजीपति आदमी है, सबसे अमीर आदमी है, और फिर पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लेकर के पब्लिक सेक्टर खरीदते हैं। मतलब देख रहे हैं, आपका पैसा अदानी के खाते में पहुंचाते हैं और फिर अदानी इस देश का रेलवे खरीदेंगे, एयरपोर्ट खरीदेंगे, एलआईसी खरीदेंगे, एसबीआई खरीदेंगे। और बीजेपी, मैं यह बात दावे से कह रहा हूं, बीजेपी को क्यों डर है? मुझे तो कई बार अब भाजपा के वर्करों पे गुस्सा नहीं आता है, दया आती है। पता है आपको दया क्यों आती है? हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर वोट लिया और अदानी राष्ट्र बनाने के लिए उनको लगा दिया है। देश की हित करते करते ये अदानी हित पे जो है चले आए हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे अंग्रेजों का कंपनी राज था, ये अदानी राज स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह खेल समझना पड़ेगा। ये इस देश में लोकतंत्र का घोटाला कर देना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर देना चाहते हैं और धीरे धीरे इस देश के ऊपर तानाशाही थोपना चाहते हैं। इसीलिए मोदी और अदानी अलग अलग नहीं हैं, ये एक हैं और ये मोदानी महाघोटाला है। कौन सा घोटाला है? मोदानी महाघोटाला है। और जेपीसी की जांच हुई तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला यह साबित होने वाला है। बेईमानी करके देश की जनता का पैसा ले रहे हैं। शेयर मार्केट में छोटे छोटे लोग, दुकानदारी करने वाले, नौकरी करने वाले नौजवान बच्चे भी मोबाइल से शेयर खरीद रहे हैं। लोग जो है एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। और जब आप पब्लिक सेक्टर का भी जब निवेश कर रहे हैं, वो पैसा भी अदानी के खाते में पहुंच रहा है। तो आने वाले समय में ये गुब्बारा फूटने वाला है। इसीलिए इस देश के छोटे निवेशकों के पक्ष में, इस देश के मिडिल क्लास के पक्ष में और इस देश के गरीब लोगों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी की यह जिम्मेवारी है कि देश को आगाह करे और आने वाला जो संकट है उसके खिलाफ मुस्तैदी से लड़ाई लड़ा जाए। इसीलिए अदानी महाघोटाला हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज जब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय देवेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में प्रदर्शन कर रहा है, इसी वक्त पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सिपाही इस महाघोटाला को उजागर कर रहे हैं। और हमारी एक सीधी मांग है कि अगर आपने चोरी नहीं किया है तो आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? आप जांच कराइए, जेपीसी की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा उठाती है उसको अंजाम तक पहुंचाती है। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया, देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी मोदानी के खिलाफ लड़ना शुरू किया है, इनको जेल में पहुंचा करके रखेंगे, यह हमारा संकल्प है। इसीलिए एक बार पुनः दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद कहते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। अयोध्या की रहने वाली मुस्लिम महिला को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ
बीजेपी के नेताओं की तारीफ सुनकर शोहर को इतना गुस्सा आया कि उसने बीवी का चेहरा जला दिया। अपनी बेगम का चेहरा जलाकर भी जब शख्स को चैन नहीं आया तो उसने उसे 3 तलाक भी दे दी। अब महिला ने अपने साथ हुई इस घटना का वीडियो बनाया है और सीएम योगी से इस पर एक्शन लेने की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उसे घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता। उसने वीडियो में बताया कि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने शोहर के सामने ये कह दिया कि अयोध्या अब सुंदर हो गई है। अयोध्या का विकास होने की बात सुनकर उसके पति को गुस्सा आ गया। उसने पहले अपनी बीवी की पिटाई कर घर से निकाल दिया, उसके बाद दोबारा उसे घर बुलाया और चेहरा जलाकर 3 तलाक दे दिया। कोलकाता रेप केस को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि आपने घटना स्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया, एफआईआर दर्ज करने में देर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के नियमों की अनदेखी की गई, अस्पताल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुबह 10:10 पर अस्पताल से सूचना मिली कि महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी थी। मेडिकल बोर्ड की राय है कि जबरदस्ती की संभावना है और जीडी प्रविष्टि से पता चलता है कि पोस्टमार्टम के बाद घटना क्षेत्र की घेराबंदी की गई है। उत्तराखंड में जगह जगह बारिश के कारण लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच शुक्रवार की रात को फाटा हेलीपैड के पास खार गडेरा इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां मलबे में 4 लोग दब गए। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। शुक्रवार की सुबह बचाव कर्मियों ने मलबे में दबे 4 लोगों को मृत पाया। चारों मृतक नेपाली नागरिक हैं और उनके शवों को डीडीआरएफ टीम द्वारा रुद्रप्रयाग लाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने जानकारी दी। वहीं हम आपको बता दें कि रात को करीब 1 हादसे में सूचना मिलने के बाद बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया था, जहां लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया। हालांकि बचाव कार्य में बारिश लगातार खलल डाल रही थी। रुद्रप्रयाग के आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजावन ने इस बात की जानकारी दी। चंपई सोरेन के बगावती मूड से झारखंड की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कूद गए। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर डायरेक्ट हमला कर दिया है। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर कहा कि हेमंत सोरेन क्यों डर रहे हैं। उन्होंने झारखंड को अराजकता की खाई में धकेल दिया है। युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपने बात की थी, बेरोजगारी भत्ता देकर आपने नौकरी देने की बात की थी, लेकिन आपने नहीं दी। अब जब युवा न्याय मांगने आ रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के विरोध को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। पूरी रात प्रताड़ित किया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ 2 याचिकाएं दाखिल की थी। सीबीआई ने एक पर जवाब दाखिल किया है, वहीं दूसरी याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को फिलहाल टाल दिया, यानी फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी और सीबीआई से 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को। देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 23 अगस्त से 25 अगस्त के बीच महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 23 अगस्त को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जताई। हालांकि 24 से 26 अगस्त के बीच दिल्ली में मध्यम से तेज गति की बारिश देखने को मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।